होमी जहांगीर भाभा, नाम तो सुना ही होगा। भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक, एक ऐसी शख्सियत जिनकी वैज्ञानिक विरासत आज भी हमारे देश की नींव है। लेकिन आप जानते हैं, इतने शानदार करियर के बावजूद एक सवाल है जो हमेशा उनके नाम के साथ जुड़ा रहता है। तो सवाल ये है कि आखिर एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने फिजिक्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, वो नोबेल प्राइज से कैसे चूक गया? चलिए आज इसी पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाभा की। मतलब उन्हें फिजिक्स का रॉकस्टार क्यों कहा जाता है? आखिर क्या था उनके काम में ऐसा जो उन्हें नोबेल का इतना तगड़ा दावेदार बनाता था? उनका जुनून, वो तो इस एक खत में साफ दिखता है। सोचिए, 1928 में कैम्ब्रिज से उन्होंने अपने पिता को लिखा कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो पढ़ रहे हैं, पर उनका असली प्यार, उनकी असली मंजिल तो थ्योरेटिकल फिजिक्स ही है। और बस वहीं से उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। उनके सबसे मशहूर कामों में से एक था भाभा स्कैटरिंग। अब ये कोई मामूली चीज़ नहीं थी। ये प्रोसेस इतना फंडामेंटल है कि आज भी दुनिया के सबसे बड़े बड़े पार्टिकल एक्सेलरेटर्स को सेट करने के लिए, कैलिब्रेट करने के लिए इसी का इस्तेमाल होता है। यह हमें क्वांटम लेवल पर बताता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी पार्टिकल यानी पॉजिट्रॉन आपस में टकराते हैं तो असल में होता क्या है। और मजे की बात देखिए, ये थ्योरी कितनी सटीक थी। इसने सिर्फ ये नहीं बताया कि पार्टिकल्स कैसे बिखरेंगे, बल्कि ये भी प्रिडिक्ट किया कि वो एक दूसरे को पूरी तरह से खत्म करके एनर्जी में बदल जाएंगे। मतलब इस एक थ्योरी ने पॉल डिराक के एंटी पार्टिकल्स वाले क्रांतिकारी आइडिया को एक मजबूत, ठोस सबूत दे दिया था। पर भाभा यहीं रुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने वॉल्टर हाइटलर के साथ मिलकर एक और बहुत बड़ी गुत्थी सुलझाई। देखिए, उस जमाने में साइंटिस्ट बड़े हैरान थे कि ये जो कॉस्मिक रेज हैं, जो अंतरिक्ष से आती हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर को चीर कर जमीन तक, बल्कि समुद्र के लेवल तक पहुंच कैसे जाती हैं। इस सवाल का जवाब मिला उनकी कैस्केड थ्योरी में। जरा सोच कर देखिए, स्पेस से एक अकेली हाई एनर्जी कॉस्मिक रे आती है, हमारे एटमॉस्फेयर में घुसती है और एटम से टकरा कर पार्टिकल्स की एक पूरी की पूरी बौछार खड़ी कर देती है। इसी को कहते हैं कैस्केड। और ये थ्योरी इतनी कामयाब रही कि इसने उस वक्त की एक बहुत बड़ी बहस को खत्म कर दिया। इसने साबित कर दिया कि हाँ, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स सच में काम करता है। एक ऐसी बात जिस पर उस समय कई बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी शक था। तो अब कहानी में आता है एक बड़ा मोड़, एक अप्रत्याशित घर वापसी। देखिए, भाभा का करियर यूरोप में तो आसमान छू रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब उनका ध्यान सिर्फ प्योर रिसर्च से हटने वाला था और एक बहुत बड़े मिशन, राष्ट्र निर्माण पर लगने वाला था। कहते हैं ना, एक पल में जिंदगी बदल जाती है। भाभा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो 1939 में भारत आए थे छुट्टियों पर, और तभी दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। वापस यूरोप जाने के सारे रास्ते बंद। और यही वो पल था, वो एक मजबूरी थी जिसने सिर्फ भाभा की जिंदगी का नहीं, बल्कि पूरे भारतीय विज्ञान का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन भाभा ने इस मजबूरी को एक बहुत बड़े अवसर में बदल दिया। 1944 में उन्होंने एक खत लिखा, एक ऐसा खत जो उनकी दूर की सोच को दिखाता है। इसमें उन्होंने भारत के लिए एक वर्ल्ड क्लास रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने का प्रस्ताव रखा। वो एक ऐसा भविष्य देख रहे थे जहां भारत को अपने साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स के लिए किसी दूसरे देश की तरफ ना देखना पड़े। और ये सिर्फ कोई हवाई सपना नहीं था। उनके उस खत ने टाटा ट्रस्ट को इतना प्रभावित किया कि 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR की स्थापना हो गई। ये इंस्टीट्यूट ये भारत के साइंटिफिक रेनेसा का सेंटर बन गया, एक ऐसी जगह जहां देश के सबसे बेहतरीन दिमागों को एक छत के नीचे लाया गया। तो इतना सब कुछ जानने के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, नोबेल पुरस्कार की पहेली। आखिर क्या वजह थी कि इतने बड़े वैज्ञानिक, इतनी बड़े विजनरी को कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला? ये सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन होमी भाभा को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। एक दो बार नहीं, बल्कि 1951 से 1956 के बीच पूरे 5 बार उन्हें फिजिक्स के नोबेल के लिए नॉमिनेट किया गया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही है, ये पांचों के पांचों नॉमिनेशन सिर्फ एक ही शख्स की तरफ से आए थे, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन जैक्स हैडमार्ड। और जब उन्होंने पहली बार भाभा का नाम आगे बढ़ाया तो वो खुद 85 साल के थे। और असल में
प्रॉब्लम की जड़ यहीं पर थी। अगर हम भाभा के नॉमिनेशन की तुलना सीवी रमन के सफल नॉमिनेशन से करें तो जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आता है। जहां एक तरफ रमन के नॉमिनेशन के पीछे दुनिया के बड़े बड़े नोबेल विजेता और ढेरों सबूत थे, वहीं भाभा का नॉमिनेशन बहुत ही, कह सकते हैं, कमजोर और अधूरा था। ये जो आप देख रहे हैं, ये हैडमार्ट के 1951 वाले नॉमिनेशन लेटर का पूरा टेक्स्ट है। जी हाँ, बस इतना ही। इसमें भाभा के काम की गहराई क्या थी, उसका इम्पैक्ट क्या था, इस बारे में कोई मजबूत दलील थी ही नहीं। और जाहिर सी बात है, नोबेल कमेटी के लिए ये जानकारी बिल्कुल नाकाफी थी। और अब सुनिए इस कहानी का सबसे बड़ा मजाक, सबसे बड़ी आयरनी। भाभा के खुद के नॉमिनेशंस भले ही बहुत कमजोर थे, पर वो खुद एक परफेक्ट नॉमिनेटर थे। जानते हैं उन्होंने जिन 3 साइंटिस्ट्स को नॉमिनेट किया, उन तीनों को नोबेल प्राइज मिला। मतलब उन्हें अच्छी तरह पता था कि एक मजबूत नॉमिनेशन कैसे लिखा जाता है। पर अफसोस यही बात उनके अपने केस में काम नहीं आई। तो क्या हम इस कहानी को एक हारे हुए नोबेल प्राइज की कहानी माने? शायद नहीं। शायद ये कहानी एक बहुत बड़े प्राइज को जीतने की है। एक ऐसा प्राइज जो उन्होंने किसी एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे देश के लिए जीता। तो सवाल ये है कि उनकी असली लेगेसी है क्या? देखिए, भाभा ने सिर्फ रिसर्च पेपर नहीं लिखे, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस खड़े किए हैं। TIFR, भारत का एटॉमिक एनर्जी कमीशन, बार्क, ये सब उनकी दूर की सोच के जीते जागते सबूत हैं। इतना ही नहीं, भारत के स्पेस प्रोग्राम और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोग्राम की नींव भी उन्होंने ही रखी थी। उन्होंने एक शख्स के लिए अवार्ड नहीं, बल्कि एक पूरे देश के लिए भविष्य गढ़ा। तो आखिर में सवाल ये नहीं रह जाता कि होमी भाभा ने नोबेल क्यों नहीं जीता। असली सवाल तो ये है कि किसी साइंटिस्ट के काम को, उसके असर को मापने का सही पैमाना क्या है? एक पर्सनल अवार्ड या फिर अपने देश के लिए एक पूरी साइंटिफिक नींव तैयार करना? होमी भाभा की कहानी हमें इसी बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है।